नमस्कार। आज हम राजस्थान की हालिया हलचलों की पढ़ते खोलने जा रहे हैं। हाँ, और हमारे पास नानक क्लासेस का अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स का ब्यौरा है। और इसमें खबरों का एक बड़ा ही दिलचस्प जखीरा है ना? बिल्कुल। पहली नजर में तो ये सिर्फ कुछ सरकारी घोषणाओं और पुरस्कारों की लिस्ट लगती है। पर आज हम इसी में छुपे बड़े पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इन बिखरी हुई जानकारियों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। राजस्थान एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। दो दिशाएं। हाँ, एक तरफ भविष्य की तकनीक है, जैसे हाई स्पीड रेल का टेस्ट ट्रैक, तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों को सींचने की कोशिश, जैसे मंदिरों के लिए कॉरिडोर। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत इसी अनोखे संतुलन को समझने के बारे में है। तो चलिए शुरुआत सबसे फ्लैशी खबर से करते हैं। दीड़वाड़ा कुचामन जिले के नावा में एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि नावा जैसी जगह पर ही क्यों? अच्छा सवाल है। किसी बड़े शहर के पास क्यों नहीं? और इससे पहले हमारी हाई स्पीड ट्रेनों का परीक्षण कहाँ होता था? देखिए, नावा को चुनने की एक बड़ी वजह है वहां की जमीन का सपाट होना और आबादी का कम होना, जो इस तरह के हाई रिस्क टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। और रही बात कि पहले परीक्षण कहाँ होता था, तो हमें अपनी ट्रेनों को टेस्टिंग के लिए जर्मनी या दूसरे यूरोपीय देशों में भेजना पड़ता था? हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा और समय दोनों लगता था। ये ट्रैक सिर्फ कंक्रीट और स्टील की पट्टी नहीं है, ये रेलवे तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐलान है। मतलब अब दुनिया की कंपनियां अपनी ट्रेनें टेस्ट करने के लिए राजस्थान आएंगी। बिल्कुल। तो ये एक तरह का मेक इन इंडिया मूवमेंट है रेलवे के लिए। इसी तकनीकी छलांग से जुड़ी एक और खबर है। जयपुर में 800 करोड़ की लागत से एक कोचिंग हब बना, हाँ जिसे अब आईआईटी जोधपुर को सौंपा जा रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, पहली बार सुनने में लगता है। कोचिंग हब तो छात्रों के लिए होता है, आईआईटी का इसमें क्या काम? क्या ये एक तरह से मानना है कि कोटा वाला कोचिंग मॉडल अब काफी नहीं रहा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक इमारत को सौंपना नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। कैसे? देखिए, कोटा का मॉडल छात्रों को परीक्षा पास कराने की एक कह सकते हैं बेहद कुशल फैक्ट्री बन गया है, लेकिन इनोवेशन और रिसर्च पर वहां ज्यादा जोर नहीं है। सही बात है। आईआईटी जोधपुर के आने का मतलब है कि सरकार अब सिर्फ टेस्ट प्रेप पर नहीं, बल्कि असली इंजीनियरिंग, रिसर्च और स्टार्टअप कल्चर पर दाव लगा रही है। अच्छा, तो ये जयपुर को स्टूडेंट हब से नॉलेज हब में बदलने की कोशिश है। एक बहुत सोची समझी और जरूरी कोशिश। ठीक है, तो एक तरफ आईआईटी और हाई स्पीड तकनीक है, हम्म। और फिर खबर आती है कि रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक 17 किलोमीटर की नई रेल लाइन को मंजूरी मिली है। हाँ, और श्री मथुरादास मंदिर के लिए भी एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का बजट पास हुआ है। ये तो बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। और यही तो राजस्थान की खासियत है। सरकार ये समझ रही है कि राज्य की तरक्की सिर्फ तकनीक और उद्योगों से नहीं हो सकती। धार्मिक पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खाटू श्याम जी के लिए आसान हुई यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत है, और ये सीधे सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाती है। बिल्कुल। ये या तो ये या वो वाली सोच नहीं है, ये भी और वो भी वाली रणनीति है। लेकिन इन बड़ी योजनाओं में, चाहे वो तकनीक की हो या धर्म की, इनके बीच आम आदमी कहाँ है, खासकर वो जो समाज के हाशिए पर है। और यहीं पर मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना जैसी पहल तस्वीर में आती है। अच्छा हाँ, इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए की मदद दी जा रही है। जरा सोचिए, इसका उस परिवार के लिए क्या मतलब होगा जो पीढ़ियों से एक जगह टिक कर नहीं रह पाया। सही बात है। उनके बच्चों के लिए पहली बार एक स्थायी स्कूल का दरवाजा खुलेगा, उनके पास एक स्थायी पता होगा। ये सिर्फ एक छत नहीं है। नहीं, ये उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक टिकट है। ये दिखाता है कि विकास का मॉडल तभी टिकाऊ होता है जब उसमें सबसे कमजोर तबके के लिए भी जगह हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे रेलवे ट्रैक हों, कॉरिडोर हों या घर, इन सब में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन होगा। इसका पर्यावरण पर तो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। इसी से जुड़ा एक टर्म मेरे सामने आया है, ग्रीन बजट। राजस्थान ने पहली बार ऐसा बजट पेश किया है। क्या ये सिर्फ एक नया नाम है या इससे सच में कुछ बदलता है? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये बजट बनाने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। मतलब? इसका मतलब ये है कि अब सरकार के हर विभाग को अपने खर्च का हिसाब किताब दो तरह से देना होगा, एक रुपए में और दूसरा कार्बन उत्सर्जन में। ओहो, ये तो दिलचस्प है। मान लीजिए पीडब्ल्यूडी एक नई सड़क बनाती है,
तो उसे अब ये भी बताना होगा कि इस प्रोजेक्ट से कितने पेड़ कटे, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। और उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? एग्जैक्टली हर योजना का अब एक तरह से पर्यावरण ऑडिट होगा। अच्छा, तो ये एक तरह से हर प्रोजेक्ट पर एक ग्रीनिटी स्कोर लगाने जैसा है? कह सकते हैं। ये तो पॉलिसी की बात हुई, पर क्या जमीन पर भी कुछ हो रहा है? मैंने 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति के बारे में पढ़ा। ये आम पार्कों से कैसे अलग हैं? बहुत अलग है। पार्क अक्सर सुंदरता के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें विदेशी या सजावटी पौधे हो सकते हैं। लेकिन नगर वन का कॉन्सेप्ट है शहरों के बीचों बीच एक छोटा जंगल बनाना। एक मिनी फॉरेस्ट। हाँ, इसमें स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो सके। ये शहर के फेफड़े की तरह काम करते हैं, प्रदूषण सोखते हैं और भूजल स्तर को भी सुधारते हैं। एक आधुनिक शहरी समाधान। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसी के साथ कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान भी चल रहा है। हाँ, जिसमें 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। ये तो बावड़ियों और तालाबों जैसी पारंपरिक चीजें हुई। बिल्कुल, और यहीं पर फिर से वही परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखता है। एक तरफ नगर वन जैसा आधुनिक कॉन्सेप्ट है, तो दूसरी तरफ सदियों पुराने जल संरक्षण के तरीकों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। मतलब सरकार समझ रही है कि पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ नई तकनीक से नहीं, बल्कि अपने पुरखों के ज्ञान से भी जीतनी होगी। सही पकड़ा आपने। और ऐसा लगता है कि प्रकृति भी इस पर अपनी मोहर लगा रही है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिक्युलेरिया मिला है। हाँ, ये बहुत बड़ी खोज है। और उदयपुर को रामसर सिटी घोषित किया गया है। जी। आपने पहले बताया था कि ये वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, लेकिन खास तौर पर उदयपुर ही क्यों? क्या खास है वहां की झीलों में? देखिए, उदयपुर की झीलें सिर्फ खूबसूरत तालाब नहीं है, वे आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये पूरा सिस्टम सदियों पहले इंसानों द्वारा बनाया गया एक शानदार वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा। ये एक झील से दूसरी झील में पानी के बहाव को नियंत्रित करता है, जिससे शहर को साल भर पानी मिलता है और बाढ़ से भी बचाव होता है। मतलब ये एक तरह की इंजीनियरिंग है। पारंपरिक इंजीनियरिंग। तो रामसर सिटी का दर्जा मिलना सिर्फ झीलों की सुंदरता को नहीं, बल्कि उस पारंपरिक ज्ञान को एक वैश्विक सम्मान है। चलिए अब मैदान का रुख करते हैं। खेल की दुनिया से भी कई अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल है। जयपुर के यश यादव ने जूडो में, महिमा चौधरी ने एथलेटिक्स में और ज्योति नटवाड़िया ने कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। ये व्यक्तिगत जीते तो शानदार हैं, पर क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। प्रतिभा तो हमेशा से थी, लेकिन अब शायद उस प्रतिभा को सही मंच और सुविधाएं मिल रही हैं। आप देखिए, ये पदक अलग अलग खेलों से आ रहे हैं। जूडो, एथलेटिक्स, कुश्ती। सही है। इसका मतलब है कि राज्य में खेलों का आधार मजबूत और विविध हो रहा है। खेलो इंडिया जैसी योजनाओं की वजह से अब छोटे शहरों में भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। इन सब में जो खबर मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है जयपुर में हुई पहली राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी प्रतियोगिता, और जिसे राजस्थान ने ही जीता। हाँ, ये खास क्यों है? ये बहुत खास है क्योंकि ये जीत दिखाती है कि अब ध्यान सिर्फ पारंपरिक और ओलंपिक खेलों पर नहीं है। पैरा स्पोर्ट्स को गंभीरता से लिया जा रहा है। ये एक समावेशी खेल संस्कृति का संकेत है, मतलब सबको साथ लेकर चलने की भावना। बिल्कुल, ये जीत उन हजारों पैरा एथलीट्स के लिए एक उम्मीद है। ये साबित करती है कि अगर उन्हें सही अवसर और ट्रेनिंग मिले तो वो भी किसी से कम नहीं है। ये पदक से कहीं ज्यादा एक सामाजिक बदलाव की कहानी है। एकदम सही। और पहचान की बात करें तो एक बहुत बड़ा सम्मान जयपुर को मिला है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर है। विश्व शिल्प परिषद ने जयपुर को विश्व शिल्प नगरी यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। जी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा सवाल थोड़ा चुभने वाला है। पूछिए। क्या इसका जमीनी स्तर पर उस कारीगर को कोई फायदा होगा जो मीनाकारी या बंदेज का काम कर रहा है, या ये सिर्फ एक और सरकारी तमगा बनकर रह जाएगा? ये बहुत जायज सवाल है। देखिए, सिर्फ तमगा होता तो शायद इसका असर सीमित होता, लेकिन ये दर्जा कारीगरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दरवाजे खोलता है। कैसे? अब विदेशी डिजाइनर और खरीदार सीधे जयपुर के शिल्पकारों से जुड़ना चाहेंगे। ये स्थानीय कला को एक ब्रांड वैल्यू देता है, जिससे नकल को रोकना आसान होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये अगली पीढ़ी को अपनी पारंपरिक कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा,
क्योंकि उन्हें इसमें एक सम्मानित और आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य दिखेगा। मतलब ये सिर्फ सम्मान नहीं, एक तरह का आर्थिक और सांस्कृतिक इंश्योरेंस भी है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और ये पहचान सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार मिला है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को अंगदान के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। और तो और हिंदुस्तान जिंक अंतर्राष्ट्रीय खनन परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। बिल्कुल। अब इन सभी पुरस्कारों को एक साथ रखकर देखिए, तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि राजस्थान ब्रांड अब सिर्फ किलों और महलों तक सीमित नहीं है। हाँ, अब इसकी पहचान बेहतर ढंग से मैनेज किए जा रहे पर्यटन, आधुनिक और मानवीय स्वास्थ्य सेवाओं और वैश्विक औद्योगिक मानकों पर खरी उतरने वाली इंडस्ट्री से भी बन रही है। ये राज्य की छवि का एक चौतरफा विकास है। बिल्कुल। और इस आधुनिक छवि के बीच कला और संस्कृति का क्या हो रहा है? जोधपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव यानी RIIF और जयपुर में गुलाबो पद्मश्री महोत्सव। हाँ, क्या ये सिर्फ परंपरा को बचाने की कोशिशें हैं? बचाने से ज्यादा ये उसे जिंदा रखने की कोशिशें हैं। और जिंदा रखने का तरीका उसे म्यूजियम में रखना नहीं, बल्कि उसे आज के समय के लिए प्रासंगिक बनाना है। मतलब RIF जैसे महोत्सव में राजस्थान के लोक कलाकार दुनिया भर के कलाकारों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे फ्यूजन म्यूजिक बनता है। अच्छा, नया कुछ बनता है। हाँ, ये परंपरा का विकास है, ठहराव नहीं। और गुलाबो सपेरा के नाम पर महोत्सव करना ये संदेश देता है कि राज्य अपने जीवित कलाकारों की कद्र करता है, सिर्फ इतिहास की नहीं। समाज से जुड़ी हुई कुछ पहले हैं, जैसे जोधपुर पुलिस का ऑपरेशन स्नेह निमंत्रण और डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन संस्कार। जी। ये नाम सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर असल में ये हैं क्या? क्या पुलिस अब सामाजिक काम भी कर रही है? हाँ, और ये पुलिसिंग के बदलते चेहरे को दिखाता है। ऑपरेशन संस्कार को ही लीजिए, ये दरअसल एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग का मॉडल है। डूंगरपुर पुलिस ने उन युवाओं की पहचान की है जो छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं। अच्छा। उन्हें जेल भेजने या सजा देने के बजाय पुलिस उन्हें स्किल डेवलपमेंट कोर्स, खेलकूद या सामुदायिक सेवा से जोड़ रही है, ताकि वे अपराध के रास्ते पर आगे न बढ़ें। बिल्कुल। ये एक तरह से पुलिस की वर्दी में सामाजिक काउंसलिंग है। तो हमने हाई स्पीड ट्रैक से लेकर लोक संगीत तक और ग्रीन बजट से लेकर पुलिस के सामाजिक अभियानों तक की बात की है। जी। अगर इस सब को समेटना हो तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये है कि राजस्थान एक बहुत ही सचेत और कह सकते हैं बहुआयामी विकास के रास्ते पर है। ये सिर्फ एक दिशा में नहीं भाग रहा। एक तरफ राज्य ने 2046-47 तक GDP में खनिज क्षेत्र की भागीदारी 8% करने जैसा महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य रखा है। यह तो विशुद्ध रूप से औद्योगिक विकास की बात है। हाँ, लेकिन उसी और नई नीतियां। मैंने देखा कि हाल ही में न्यायपालिका और प्रशासन में कुछ बड़ी नियुक्तियां हुई हैं। क्या ये बस एक रूटीन बदलाव है या इनके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को राजस्थान हाईकोर्ट का 42वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ओके। वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुधांश पंत मुख्य सचिव के पद पर बने हुए हैं और RPSC में उत्कल रंजन साहू से पहले कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष थे। तो इन्हें अलग अलग देखें तो ये सामान्य नियुक्तियां लगती हैं। जी। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक स्थिरता दिखाई देती है। बिल्कुल सही शब्द है, एक स्थिरता। न्यायपालिका, कार्यपालिका और भर्ती प्रक्रिया, जब इन शीर्ष पदों पर स्पष्टता और निरंतरता होती है तो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का काम ज्यादा सुचारू रूप से होता है, एक मजबूत नींव की तरह। हाँ, जिस पर आगे की इमारत खड़ी की जा सकती है। ठीक है, तो नींव तो मजबूत दिख रही है, पर इस नींव पर आम लोगों के लिए क्या बनाया जा रहा है? अक्सर ऐसी स्थिरता का असर नीचे तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर हमें सरकार की प्राथमिकताएं दिखनी शुरू होती हैं। अच्छा। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसका मकसद है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना। आसान भाषा में कहें तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग और बीमा जैसी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये जमीनी स्तर पर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक सीधी कोशिश है। ग्रामीण विकास को लेकर भी एक बड़ी घोषणा है। पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अक्सर ऐसी योजनाओं का पैसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लग जाता है
और छोटे गांव तक नहीं पहुंचता। आपने सही चिंता जताई और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सीकर जिले में एक बहुत ही विशेष नीमड़ विकास योजना भी दिखती है। अच्छा। यह दिखाता है कि एक बड़ी राज्य स्तरीय योजना के साथ साथ जिला स्तर पर भी लक्षित योजनाएं बन रही हैं ताकि विकास किसी एक जगह पर केंद्रित न रह जाए। और जब बात किसानों की आती है तो कृषक उपहार योजना का लाभ अब ई-नैम यानी ई-नैम पोर्टल के जरिए मिलेगा। यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल दिलचस्प है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ एक योजना का विस्तार नहीं है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का एक सीधा प्रयास है। मतलब ये उस वित्तीय समावेशन वाली बात से जुड़ता है। बिल्कुल। जब एक किसान अपनी उपज ई-नैम पर बेचता है और उसे उसका लाभ भी डिजिटल तरीके से मिलता है, तो यह उस पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करता है। यह तकनीक को खेत तक ले जाने जैसा है। और यहाँ एक बहुत बड़ी औद्योगिक नीति का भी जिक्र है, राजस्थान की नई टेक्सटाइल नीति 2025। इसके तहत 2 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। जी, ये राज्य के पारंपरिक कपड़ा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और मेरे मन में एक सवाल है, राजस्थान एक पानी की कमी वाला राज्य है और टेक्सटाइल उद्योग में तो पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। क्या ये नीति इस पर्यावरणीय चुनौती का ध्यान रखती है? यह एक बेहद जरूरी सवाल है और यह हमें दिखाता है कि नीतियां अलग-थलग काम नहीं कर सकती। हालांकि इस नीति के विवरण हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सफल टेक्सटाइल नीति के लिए पानी का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होगा और शायद इसका जवाब हमें आगे पर्यावरण से जुड़ी खबरों में मिलेगा, जहां छोटे बांधों के रखरखाव की बात की गई है। बिल्कुल, एक अच्छी नीति इन दोनों चीजों को जोड़कर देखेगी। इसी के साथ महिला सुरक्षा पर भी जोर है, जिसके लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग केंद्र खोलने की योजना है। तो अगर मैं इस पहले हिस्से का सार निकालूं, शासन में स्थिरता, आम आदमी को आर्थिक सुरक्षा, कृषि में तकनीक और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा पर ध्यान। जी, ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, सिर्फ अलग अलग योजनाएं चलाने की नहीं। हर योजना दूसरी को सहारा देती दिख रही है। चलिए अब उस क्षेत्र की बात करते हैं जिसका जिक्र आपने अभी किया, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी पहल है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन बनाया गया है। ये सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है। हाँ। पर इसका मतलब क्या है? क्या ये हवा को साफ करने वाला कोई बड़ा एयर प्यूरिफायर है या कुछ और? आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। इसे आप एक बहुत ही उन्नत प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर कह सकते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा खास क्षेत्र है जहां विशेष पौधों और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाता है, ताकि यात्रियों को एक ताज़ा और स्वच्छ वातावरण मिल सके। जी, ये एक प्रतीकात्मक कदम ज्यादा है, पर यह दिखाता है कि राज्य सिर्फ पारंपरिक पर्यावरण संरक्षण पर ही नहीं, बल्कि नई तकनीक पर भी ध्यान दे रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प विचार है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जोबनेर, जयपुर में राज्य का पहला खनिज उद्यान यानी मिनरल पार्क स्थापित करने की भी बात है। और एक आंकड़ा जिसने मेरा ध्यान खींचा, राज्य के 3236 छोटे बांधों के समयबद्ध रखरखाव का लक्ष्य। ये उस टेक्सटाइल नीति वाली बात से जुड़ता है। हाँ, और यहीं पर एक और खोज है जो राजस्थान के प्राकृतिक खजाने के महत्व को बताती है। क्या? भरतपुर के प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया नाम का एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। अरे वाह, मांसाहारी पौधा? जी। ये कोई मामूली बात नहीं है। केवलादेव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ऐसी दुर्लभ प्रजाति का मिलना यह साबित करता है कि उस पार्क का इकोसिस्टम कितना अनूठा और स्वस्थ है। मतलब विकास की दौड़ में हमें इन खजानों को सहेजना ही होगा। बिल्कुल। एक तरफ क्लाइमेट टेक जोन और घर घर सोलर अभियान जैसी आधुनिक पहलें, तो दूसरी तरफ केवलादेव जैसे प्राकृतिक खजाने का संरक्षण। यही संतुलन जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। ये एक रणनीतिक कदम लगता है क्योंकि राजस्थान खनिज संपदा से भरपूर है। और इसी से जुड़ा एक तथ्य है कि उदयपुर की ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय माइनिंग परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये दोनों खबरें एक ही कहानी कहती हैं। राजस्थान खुद को सिर्फ खनिजों का आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि खनन के क्षेत्र में रिसर्च, शिक्षा और वैश्विक मानकों का एक विशेषज्ञ केंद्र बनाना चाहता है। इससे न केवल स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित किया जा सकेगा, बल्कि राज्य की वैश्विक पहचान भी बनेगी। और ये विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है।
चूरू में अंबेडकर ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा हुई है। जी, और जयपुर के दुर्गापुरा में राज्य का पहला ऑर्गेनिक बाजार स्थापित होगा और 40 करोड़ की लागत से एक नया फाउंटेन स्क्वायर पार्ट भी बनाया गया है। ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऑर्गेनिक बाजार शहरी जीवन शैली में आ रहे बदलाव का प्रतीक है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता। बिल्कुल। और चूरू जैसे शहर में ऑडिटोरियम बनना दिखाता है कि सांस्कृतिक और सामुदायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये ऑर्गेनिक बाजार और फाउंटेन पार्क दिखाते हैं कि जयपुर के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और शायद यही वजह है कि अब शहर को वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिल रही है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और ये हमें हमारे अगले हिस्से पर लाता है, संस्कृति, सम्मान और खेलकूद। और यहाँ सबसे बड़ी खबर है, विश्व शिल्प परिषद यानी WCC ने जयपुर को विश्व शिल्प नगरी या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर और जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी कैसे? देखिए, विश्व शिल्प नगरी का दर्जा मिलने का मतलब है कि जयपुर अब बार्सिलोना और क्योटो जैसे शहरों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कारीगरों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम, इन सब के दरवाजे खुलते हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन और स्थानीय कारीगरों की आय पर पड़ेगा। जी, यह जयपुर के ब्रांड को एक नई वैश्विक पहचान देता है और इसी कला की झलक हमें जयपुर कला केंद्र में हुए नटराज महोत्सव और सीतापुरा में लगी 19वीं जेम्सन ज्वेलरी प्रदर्शनी में भी दिखती है। और यह सिर्फ कला प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SS दुबे ने राजस्थान इतिहास व संस्कृति कोश नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। ये अकादमिक स्तर पर राज्य के इतिहास और संस्कृति को सहेजने का एक बेहतरीन प्रयास है। बिल्कुल। और सम्मान और पुरस्कारों की तो एक लंबी सूची है। जैसे प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 मिला। लेकिन एक पुरस्कार है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023, जो अजीत सिंह छींचास को दिया गया। ये नाम बहुत ऐतिहासिक लगता है। और ये हैं भी। अमृता देवी और 363 बिश्नोई लोगों का पेड़ों को बचाने के लिए आत्म बलिदान, वो राजस्थान की पर्यावरण चेतना की आत्मा है। आधुनिक चिपको आंदोलन से भी सदियों पुराना। जी, तो जब आज किसी को ये पुरस्कार मिलता है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, बल्कि ये उस पूरी विरासत को सलाम करता है। ये दिखाता है कि राज्य अपनी जड़ों को नहीं भूला है। ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में महेश दाधीच को मनोज माथुर अवार्ड और पलक मिश्रा को क्वीन ऑफ राजस्थान का खिताब मिला। अब खेल जगत की बात करते हैं। यहाँ भी विविधता दिख रही है। राजस्थान ने 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और इंडिया ओपन शूटिंग में सुखमन सिंह ने भी रजत पदक जीता। ये देखना उत्साहजनक है कि क्रिकेट के अलावा हैंडबॉल और शूटिंग जैसे ओलंपिक खेलों में भी प्रतिभाएं सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और एक और नाम है सुश्री प्रज्ञा केवलमानी। इन्हें लैक्रोस खेल में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। लैक्रोस हाँ, ये एक ऐसा खेल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे। सही बात है। किसी को ऐसे खेल के लिए सम्मानित किया जाना दिखाता है कि अब सिर्फ क्रिकेट या हॉकी पर ही ध्यान नहीं है। निश्चित रूप से। और ये जमीनी स्तर पर प्रतिभा को खोजने और उसे तराशने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा लगता है। और इसी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है जयपुर में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की एक आवासीय अकेडमी का उद्घाटन। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आवासीय अकेडमी का खुलना सिर्फ ट्रेनिंग कैंप लगाने से बहुत अलग है। ये कैसे अलग है? एक आवासीय अकेडमी में खिलाड़ी सिर्फ कुछ घंटे फुटबॉल नहीं खेलते, वे वहीं रहते हैं, पढ़ते हैं। उनकी डाइट, फिटनेस और मानसिक मजबूती, इन सब पर 24 घंटे काम होता है। मतलब पेशेवर खिलाड़ी तैयार करने की एक फैक्ट्री की तरह। हाँ, कह सकते हैं। ये जमीनी स्तर पर खेल के भविष्य में एक बहुत ही ठोस और जरूरी निवेश है। तो संस्कृति से लेकर खेल तक हर जगह भविष्य के लिए निवेश किया जा रहा है। चलिए अब अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, रक्षा, सुरक्षा और विशेष अभियान। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है। 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का आयोजन पहली बार जयपुर में सेना क्षेत्र से बाहर आम जनता के सामने किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक कदम है। परंपरागत रूप से आर्मी डे परेड दिल्ली में होती आई है, सत्ता के केंद्र में। जी। उसे दिल्ली से बाहर ले जाना और खासकर जयपुर जैसे शहर में आम लोगों के बीच आयोजित करना सेना और नागरिकों के बीच के रिश्ते को मजबूत करने की एक शानदार पहल है। और सीमा पर भी मुस्तैदी बनी हुई है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा चलाया। और जोधपुर में
तरंग शक्ति 2024 वायु अभ्यास का आयोजन हुआ। ये दोनों अभ्यास क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि पश्चिमी सीमा पर राजस्थान का रणनीतिक महत्व कितना अधिक है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के घने कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए एक रूटीन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। और तरंग शक्ति वो एक बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो जोधपुर के एक प्रमुख एयरबेस होने के महत्व को रेखांकित करता है। इसी से जुड़ा एक साहसिक कार्य भी है, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, इसमें अद्भुत साहस दिखाने के लिए डॉक्टर प्रतिभा सिंह और गौरव अग्रवाल को सेना प्रमुख सम्मान मिला और मेजर पवन जांगीर को उत्कर्ष सेवा मेडल। ये सम्मान असाधारण परिस्थितियों में हमारे सैन्य कर्मियों और उनसे जुड़े लोगों के काम को मान्यता देते हैं। यह हमें सुरक्षा के उस पहलू की याद दिलाता है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता। व्यक्तिगत वीरता और बलिदान। जी, और यहाँ एक दिलचस्प संतुलन दिखता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े ऑपरेशंस हैं, तो दूसरी तरफ डूंगरपुर जिले की पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार शुरू किया है। ये नाम ही बहुत अलग है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि पुलिस की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है। तो ऑपरेशन संस्कार का मकसद क्या है? इसका मकसद अक्सर युवाओं को अपराध की दुनिया से दूर रखना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना और सामाजिक सुधार करना होता है। ये सुरक्षा की एक बहुत ही सक्रिय और आम निवारक परिभाषा है। और इसी तरह जयपुर हेरिटेज ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया है, जो सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। बिल्कुल। तो एक तरफ सीमा की सुरक्षा है और दूसरी तरफ समाज के संस्कारों और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से रखा है। इन सभी को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा की परिभाषा। तो आज हमने क्या क्या पढ़े थे, ये सभी करंट अफेयर के आप थ्योरी बेस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, श्री मथुरा दास मंदिर को राजस्थान सरकार में कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। मकाऊ चीन में आयोजित मकाऊ कैडेट एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप के जूनियर वर्ग में रजत राजस्थान के यश यादव जो जयपुर के, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। जोधपुर पुलिस रेंज द्वारा ऑपरेशन नहर नियंत्रण चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध प्राण वायु के लिए केंद्र सरकार से 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाए गए हैं। हरित राजस्थान बनाने के लिए पहली बार बजट 2025-26 ग्रीन बजट पेश किया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाकर 45,000 जल संरक्षण संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। महिमा चौधरी ने जर्मनी में आयोजित 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में एथलेटिक्स 20 किलोमीटर रिले धीमी चाल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गुलाबो पद्मश्री महोत्सव का आयोजन जोहार कला केंद्र जयपुर में किया गया है। जीडीपी में खनिज क्षेत्र की भागीदारी को वर्ष 2029-30 तक 5% और 4647 तक 8% तक बढ़ाना है। जयपुर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पैरा व्हीलचेयर हॉकी प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान ने जीता है। राजस्थान के रिंग से खाटू श्याम मंदिर तक सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी देने के लिए 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की लागत 254 करोड़ रुपए है। जयपुर में बना 800 करोड़ रुपए की लागत से बना कोचिंग हब IIT जोधपुर को दिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस दुबे ने राजस्थान इतिहास व संस्कृति कोश पुस्तक राज्यपाल को भेंट की है। 11 से 17 जुलाई 2025 को जयपुर कला केंद्र में नटराज महोत्सव का आयोजन किया गया है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान जयपुर हेरिटेज द्वारा चलाया गया है। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर द्वारा 19वीं जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी सीतापुरा स्थित जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 4 से 6 जुलाई 2025 को आयोजित की गई है। 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। लेक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी को लोक सेवा दिवस पर व्यक्तिगत श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। पंचगौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। अप्रैल 2025 में चूरू में अंबेडकर ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा की गई है।
15 जनवरी को जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना की ओर से पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा। जॉबनेट जयपुर में राज्य का पहला खनिज उद्यान स्थापित किया गया है। छोटे बांधों के प्रबंधन हेतु 3236 बांधों का समयबद्ध रखरखाव किया गया है। राज्य स्तरीय 79वां स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह जोधपुर में आयोजित है। नेंदेड़ विकास योजना सीकर जिले से संबंधित है। कृषक उपहार योजना का लाभ ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री कर ई पेमेंट प्राप्त करने वाले किसानों को मिलेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा प्राप्त हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। उत्कल रंजन साहू से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद मीणा। और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है सुदास मंथे। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर में। 22 से 29 जनवरी 2025 को बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। राजस्थान सरकार की नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 से कितने लोगों को रोजगार मिलने का लक्ष्य है? 10,000 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने 500 कालिका पेट्रोलिंग महिला सुरक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। विश्व शिल्प परिषद WBC ने राजस्थान के जयपुर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। देहरादून में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में सुखमंशी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। और वन संरक्षण के लिए अजीत सिंह छिंचास को अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 40 करोड़ की लागत से जयपुर शहर का नया फाउंटेन स्क्वायर पार्क बनाया गया है। कृष्णा सर्किट के तहत निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस जयपुर में स्थापित किया गया है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह व गौरव अग्रवाल को ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए सेना प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए मेजर पावन जांगिड़ को उत्कृष्ट सेवा मेडल दिया गया है। तरंग शक्ति द्वारा 24 द्वितीय चरण वायु अभ्यास स्थल जोधपुर में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुध पुरस्कार 2024-25 राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा को दिया गया है।